और देखिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन पर ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकराई है। देखिए हादसे वाली जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन तो पीछे मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। जो जानकारी सामने आ रही है, हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। चीख पुकार वहां पर मची हुई है। कई यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के रंगापानी का यह पूरा मामला, एक बार फिर से पूरी जानकारी आपको दे दे। खबर यह सामने आ रही है और दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकराई है, पीछे से टक्कर हुई है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। कुमार कुंदन, हादसे वाली जगह की तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या और इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? देखिए ये मेन रूट है जो नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है और सिलीगुड़ी के पास का ये स्टेशन है जहां पे कि हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से पुश किया है और गुड्स ट्रेन ने, और मतलब इतना जोर से टक्कर हुई है कि पूरा का पूरा जो बॉडी है वो दूसरे ट्रेन के ऊपर आ गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना गंभीर है। रेलवे ने अपने लेवल पे वॉर फुटिंग सारा इंतजाम किया है और इलाके में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इलाके में वहां पे भेजा गया है। और सिलीगुड़ी से बताया जा रहा है कि जो लाइफ सेविंग ट्रेन होती है उसको अभी अभी रवाना किया गया है। सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है और प्राइमरली हादसे को काफी गंभीर माना जा रहा है, जैसा कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। कुछ देर के लिए आपको कुंदन यहाँ पर रोक रही हूँ। कोलकाता से रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उससे पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल के रंगापानी में हुए इस हादसे की ये तस्वीरें सामने आई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये 3 बोगियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, कैसे हुआ ये हादसा, बता रहे थे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन। और हालांकि अब 8:45 का ये वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त ये हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़े ट्रेन हादसे के बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, 2 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं जहां ट्रेन हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई। इस वक्त की स्थिति क्या जानकारी? देखिए नॉर्थ बंगाल में जहां पे रंगापति स्टेडियम के पास जगह के पास यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी वहां पे भारी बारिश चल रहा है। सबको पता है कि नॉर्थ बंगाल में एक बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पे समस्या हो रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट तो हुआ है, जैसे कुमार कुंदन जी बता रहे थे, लेकिन समस्या यह है कि जिस फोर्स से वहां पे काम होना था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश यहाँ पे समस्या है। इमरजेंसी रिलीफ ट्रेन जो है वो भेज दिया गया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस वहां पे पहुंचा है, लेकिन जैसे एक्सीडेंट होने पे ट्रेन के जो बोगीज काटने पड़ते हैं या तो फिर जो डिरेल हो चुका है उसको हटाना पड़ता है, फिर ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, उसमें अभी काफी टाइम लग सकता है। एक तो नॉर्थ बंगाल में इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, उसके ऊपर जो लोग शियालदा वापस आ रहे थे कोलकाता, उनके साथ जो हादसा हुआ है इसमें अभी टाइम लगेगा ऐसा माना जा रहा है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुआ है या कितना लोग इंजर्ड है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रहा है वहां से वो साफ हो रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है उसमें धक्का लगा है मालगाड़ी का, और उसमें मालगाड़ी का ज्यादा डैमेजेस हुए हैं और 2 बोगीज जो थे कंचनजंगा एक्सप्रेस के उसमें डिरेल हो चुके हैं। अब जो डिरेल बोगीज है उनमें कितने लोग थे या फिर वो सिर्फ गुड्स कैरी कर रहे थे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये पूरा मामला जो है बहुत गंभीर तरह से रेल ले रही है और पूरी जांच पड़ताल। ठीक है, तो देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे। रविशंकर आप हमारे साथ बने रहिए। खबर ये सामने आ रही है कि 3 बोगी 3 डिब्बे काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आप देख पा रहे हैं कि एक जो डिब्बा है वो हवा में झूलता हुआ भी नजर आ रहा है। कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या अभी तक किसी तरह से कोई इंजरी, कोई कैजुअलिटीज की कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 बॉगी पूरी तरह खत्म हो गई है, तो ये कहना बड़ा ही कठिन है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई होगी। हालांकि हम उम्मीद करें कि कुछ ऐसा ना हो, लेकिन जो कहानी है उसमें पता चल रही है कि 2 बॉगियों में जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है उससे लग रही है कि बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। हालांकि कितनी हुई है, क्या हुई है, इसके बारे में अभी कुछ खुलकर जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं कि एक बॉगी दूसरे के ऊपर चढ़ गई है ये बताती है कि कैजुअलिटी मैसिव है। लेकिन हम उम्मीद करें कि हादसे पे जो जान माल की सुरक्षा करने की टीम है, जो लाइफ सेविंग टीम है, वो पहुंच चुकी है, तो शायद इसको कम किया जा सके। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कैजुअलिटी कुछ भी नहीं आई है। बताया ये जा रहा है कि अगर कुछ हुआ भी है तो जब तक ऑफिशियल कवर ना हो तब तक बिल्कुल। और इसी बारे में और बात हम हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता से भी कर रहे हैं, क्योंकि रवि ये भी साफ हो चुका है कि यहाँ पर ये एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई थी जैसे पीछे से आकर मालगाड़ी ने टक्कर मारी, और कुंदन जो बात कह रहे थे कि 2 बोगियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है।
देखिए, अभी तक मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जो मालगाड़ी खड़े थे, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़े थे, एक्सप्रेस ट्रेन खड़े थे, उसके पीछे आके मालगाड़ी उसने धक्का मारा है, तो उसका जो बोगी ऊपर चला गया है, वो ज्यादातर उसमें गुड्स रहते हैं। तो जो इंजन आके मारा है, जो ड्राइवर जो है, उनकी मौत हो सकती है यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन बाकी का जो बोगीज है, जो डिरेल हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें कितने लोग थे, या तो फिर वो उसमें कौन थे, या फिर उसमें क्या था, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है, एक तो जो बोगी ऊपर झूल रहा है हवा में, उसमें गुड्स थे, तो उसमें लोगों का रहना तो नामुमकिन है, लेकिन बाकी का जो बोगीज है, उनमें जो पिछले जो थर्ड क्लास के जो बोगीज होते हैं, उनमें क्या हुआ है, ये अभी देखना बाकी है, या तो फिर रेल की तरफ से उसका कोई अभी पुष्टिकरण नहीं किया गया। शुक्रिया रविशंकर, नजर बनाए रखे। कुंदन, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। जहां पश्चिम बंगाल के पास ये जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी तस्वीरें कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर के बाद की सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से रेस्क्यू के लिए भी अब टीम भेजी जा चुकी है और मौके पर पहुंची टीम भी लोगों को किसी तरह सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। बड़ी खबर है मुंबई उत्तर पश्चिम सीट को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के दावे को लेकर, जहां काउंटिंग में वोटों की हेराफेरी और सीएम शिंदे ने पूछा, जहां जीते वहां ईवीएम सही। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ओटीपी आ रहा था, वो ओटीपी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए यूज कर रहे थे, चाहे वो ईवीएम हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिबल पोलिंग ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम हो, तो अगर वो कर रहे हैं, और लेट्स से अगर ओटीपी डेटा एंट्री के लिए भी था, तो डेटा एंट्री तो वो होती है कि जो पोल हुए हैं वो आप डालें, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने भी उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अमोल कीर्तिकर जी ने भी मांगा है। ये लोग झिझक क्यों रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देने को? तो बड़ी बात आपने सुनी है, लेकिन मुंबई में ईवीएम पर यह विवाद आखिर क्यों है? पूरा विवाद इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। जहां देखिए मुंबई में ईवीएम पर विवाद को लेकर खबर यह कि शिवसेना शिंदे के सांसद रविंद्र वाइकर की जीत पर विवाद को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां रविंद्र वाइकर रीकाउंटिंग में 48 वोट से चुनाव जीते थे। करुणा, बिल्कुल बेहद ही कम मार्जिन मुंबई उत्तर पश्चिम सीट रिकाउंटिंग करवाई गई थी और उसके बाद महज 48 वोट के अंतर से जीत हासिल हुई। पहले शिवसेना यूबीटी ग्रुप के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर विजय घोषित हुए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, रिकाउंटिंग करवाई गई। हालांकि रविंद्र वाइकर की मांग पर दोबारा काउंटिंग जिस तरीके से की गई है, उसके बाद रिकाउंटिंग में नतीजा ही बदल गया और वाइकर चुनाव जीत गए हैं। यही है इस पूरे विवाद को लेकर सबसे बड़ी बात, और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और साथ ही एसपी प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े। कृष्णा जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, ये जानते हुए समझते हुए कि आखिर एक बार फिर से ईवीएम पर विवाद क्यों, क्योंकि रविंद्र वाइकर रिकाउंटिंग में जिस तरीके से 48 वोट से चुनाव जीते थे, उसको देखते हुए अब इस मामले पर क्या दोबारा संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है या सवाल उठाने का एक और मौका? देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता है ना, ये सब मुझे लगता है टेक्निकली चैलेंज्ड है। इनको पता भी नहीं है कि ईवीएम स्टैंड अलोन बॉक्स है, इसको हैक नहीं कर सकते, इसको टैंपर नहीं कर सकते, और ये स्पष्टीकरण जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने दिया, और जो न्यूज़पेपर ने ये आर्टिकल छापी थी उन्होंने भी खेद व्यक्त किया और उन्होंने भी आज माफी मांगी है। तो ये मुझे लगता है ये टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा, जब ये तेलंगाना में जीतते हैं, ये कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है, मुंबई में 6 में से 4 सीट जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है, लेकिन अगर जब 2 सीट वो हारते हैं तो उनको लगता है कि ईवीएम खराब है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम राहुल गांधी में है, क्योंकि जब वो जीतते तो क्या उनको कोई इशू दिखता नहीं है। अरे वायनाड में आप 3.5 लाख वोट से जीते तो आपको ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया, खाली रविंद्र वाइकर के इलेक्शन में दिखाई दिया। ठीक है। और
ठीक है, यानी जहां पर हार हुई वहां पर प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन जहां पर जीत हुई है वहां पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। रितु चौधरी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई। रितु जी, एक बात आप बताइए कि कल हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि भाई ये वो ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच नहीं की जा सकती। कई जो बयान है वो विपक्ष की तरफ से सामने आया, बावजूद इसके कि जब मुंबई इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से क्लियर किया गया कि भाई स्टैंड अलोन डिवाइस है, कोई ओटीपी से कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई मोबाइल डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर इतने सवाल, इतना संशय क्यों मचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो ट्रेन दुर्घटना हुई है बहुत दुखदाई है। बिल्कुल। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी जो है ठीक ठाक हो, ऐसा कोई कैजुअलिटी ना हो। जो ईवीएम की आपने बात की, उस देखिए अभी कृष्णा जी का बयान सुना मैंने, मुझे लगता है कि ये तो इलॉन मस्क से ज्यादा टेक्निकल है, ज्यादा इनको जानकारी है इस चीज की। जब इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसकी टेक्नोलॉजी पे सबसे बड़ी पकड़ है, जो इस चीज का बेताज बादशाह है, अगर वो ये बात कह रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बल्कि किसी भी चीज को जो कि इलेक्ट्रॉनिक है उसको हैक किया जा सकता है, तो इसमें कोई शक और शुबा बचता ही नहीं है। और तमाम हमारे पास उदाहरण है कि ईवीएम को हैक किया गया। अभी आपने देखा, अभी मिडडे वाली जो खबर है कि उत्तर पश्चिम की जो मुंबई की सीट है उसपे जो है उनके रविंदर वाइकर के जो रिश्तेदार थे उनके पास ओटीपी था, उनके पास मोबाइल था और बाकायदा हैक किया जा रहा था और बहुत ही मामूली मार्जिन से वो जीत जाते। तो ये कहीं ना कहीं शक नहीं, रितु चौधरी जी, जो पुलिस का भी बयान है, जो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट हुई है पुलिस के पास, ये पुलिस ये बोल रही है कि इसमें ओटीपी का जिक्र नहीं है, बल्कि जिक्र इस बात का है, तफ्तीश इस बात को लेकर हो रही है कि जो रविंद्र वायकर है, जो सांसद चुने गए, उनके रिश्तेदार के पास मोबाइल कैसे था गोरेगांव वाले काउंटिंग सेंटर पे। ये पूरा असली मसला है, इसको लेकर पुलिस का बयान सामने आया। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये लोग कैसे इतने अंदर तक पहुंच जाते हैं और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं भाजपाई, और किस प्रकार से जो है इनके पास मोबाइल पहुंचा, किस प्रकार से जो है ओटीपी आता है, क्यों ये इस प्रकार की जो है चीजें जो है लगातार ये 10 साल से सामने आ रही हैं देखने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ईवीएम पे सवाल उठाया जाता है तो भाजपाइयों को इतनी मिर्ची क्यों लगती? क्या इस चीज में इतनी गारंटी, जो हम तो गारंटी ले रहे हैं, अरे भाई जो इस चीज के टेक्निकल गुरु है वो गारंटी नहीं ले रहे, आप गारंटी कैसे ले लेते हो इस चीज की? और आप इतने ही सच्चे हो, आपको तो अपने जनपद पे, अपने मैंडेट पे पूरा यकीन है। हालांकि मैंने ये शुरुआत इसलिए शिवसेना गुट से भी की थी क्योंकि उन्होंने तो इन तमाम फैक्ट्स के देखते हुए इन बातों को पूरी तरह रूल आउट भी कर दिया। और तो आप भी इस बात से वाकिफ होंगी कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी उसके आधार पर भी तमाम तथ्य सामने होंगे। लेकिन इस बीच ये बता देते हैं कि ईवीएम किस तरीके से इंटरनेशनल डिबेट बन गई है और कैसे ये छिड़ी, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खतरा जिस तरीके से ईवीएम को लेकर अब जताया जा रहा है, यहां देखिए किस तरीके से इलॉन मस्क की तरफ से कहा गया ईवीएम पूरी तरह से हटा देनी चाहिए, एआई या इंसान के हैक करने के खतरा, और खतरा कम लेकिन बहुत बड़ा खतरा ये जरूर है। हालांकि इलॉन मस्क के इस बयान को आधार बनाते हुए जिस तरीके से अब सवाल उठाए जा रहे हैं उस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर मचे घमासान और इलॉन मस्क की एंट्री इसमें कैसे हुई ये भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, बड़ी खबर यही सामने आई। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक रिपोर्ट का इसमें हवाला दिया है और पोर्टो रिको में ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी की रिपोर्ट को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, जहां पेपर ट्रेल से मिलान करके गड़बड़ी को ठीक भी किया गया। करुणा, बिल्कुल सुरभि। और देखिए, कैनेडी के सवाल पर इलॉन मस्क का समर्थन सामने आया। इलॉन मस्क ने कैनेडी की पोस्ट पर जवाब दिया। मस्क ने क्या कहा? ईवीएम सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और इसमें एआई के जरिए हैक करने की बात भी इलॉन मस्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, राहुल गांधी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर सवाल किया गया है। सुरभि, बिल्कुल। और राहुल गांधी की तरफ से क्या सवाल उठाया गया? इलॉन मस्क की पोस्ट पर राहुल गांधी का जो रिएक्शन सामने आया है वो दिखाने से पहले मैं सवाल यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेती हूं, क्योंकि जयराम, सवाल इस आधार पर जरूर उठाए जा रहे हैं कि आपको ये ऑब्जेक्शन या आपको ये साफ तौर पर नजर क्यों नहीं आता जब ये फैक्ट्स अब तो रिकाउंटिंग के आधार पर भी प्रूफ करने की कोशिश कर दी गई ना? कांग्रेस पार्टी या ईवीएम पर आज जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये तब कहां थे जब हमारे चुनाव आयोग ने खुले हैकेथॉन का आयोजन किया था। ये लोग बार बार चुनाव आयोग के
बुलावे पर कहाँ गायब थे, क्यों नहीं अपने हैकर्स को लेकर आए। हमने पीछे भी देखा कि कपिल सिब्बल और सैम पित्रोदा कैसे अमेरिका में जाकर के इसके लिए लॉबिंग कर रहे थे कि ईवीएम पर सवाल उठाए जाएं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। चलिए अब आते हैं 2024 के चुनाव में अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां क्या राजनीति चल रही है, वो लोग जाने। लेकिन भारत के चुनाव पर आज जो सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी 99 पर चुनाव जीती है ना। सभी 99 सांसद राहुल गांधी 2-2 सीटों पर जीते, क्यों नहीं जाकर इस्तीफा दे देते? क्यों नहीं पहले दिन ही कहा कि हमको ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, हम जहां जीते वहां हमने ईवीएम हैक करके जीता, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं और हम फिर से अलग तरीके से। आपने क्यों नहीं मांग की भाई? जहां जीते वहां वाह। नहीं देखिए जयराम जी, देखिए जो पूरा मसला खड़ा हुआ, जयराम जी एक सेकेंड, पूरा मसला जो खड़ा हुआ वो मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट के जो रिजल्ट निकल कर आया उस पर पूरा खड़ा हुआ है। इसमें साफ कहा गया है कि भाई जो रविंद्र रायकर है पहले वो हार रहे थे, लेकिन उसके बाद वो जीतते हैं। 48 वोटों का सिर्फ फर्क होता है जिससे वो जीत जाते हैं। उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं जो कि गोरेगांव के काउंटिंग सेंटर में थे। क्या इस बात को, इस दावे को झुटलाया जा सकता है? 15 मिनट से मैं आपका डिबेट सुन रहा हूं, इसका उत्तर स्वयं आपने इससे पहले दिया कि सवाल उसके मोबाइल को लेकर के था कि काउंटिंग सेंटर में मोबाइल कैसे लेकर वो गया। उसके बाद शिवसेना के हमारे प्रवक्ता ने यह भी बताया कि जिस स्थानीय अखबार में या जिस अखबार में वो छपा उस अखबार ने माफी मांग ली है और चुनाव आयोग ने भी उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए ही एक और सवाल कीर्ति जी अब आपसे मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ फैक्ट्स यहां पर रख रही हूं। भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित, किसी भी नेटवर्क या मीडिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इंटरनेट नहीं, इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो दोबारा रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। और रहा सवाल जिस तरीके से ओटीपी को लेकर किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पूरे प्रोसेस को लेकर वक्त जब सवाल उठाए गए, चीजों को प्रूफ किया गया फैक्ट्स के साथ। देखिए, सबसे पहले तो जो बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें सब सुरक्षित हो, यही हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से। और जो सवाल आपने किया, देखिए ये सवाल कोई आज का नहीं है ईवीएम का। ईवीएम पर सवाल सबसे पहले इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय एल के आडवाणी साहब ने उठाया और लगातार सवाल उठते रहे। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के सेहत के लिए जरूरी है कि ईवीएम के शंका का समाधान हो, ईवीएम पूरी तरह बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है उसको इस बात का पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया वोट उसी पार्टी को गया। आप देखोगे कि इधर पूरे इलेक्शन में, चाहे 2024 का इलेक्शन हो, चाहे 19 का इलेक्शन हो, चाहे 14 का इलेक्शन हो, जब भी कभी ईवीएम में गड़बड़ियां की शिकायत हुई, गड़बड़ियों की शिकायत हुई, जब किसी पार्टी के नेता ने कहा, हमारे पार्टी के लोगों ने कहा साहब हम बटन साइकिल का दबा रहे हैं और दब फूल पर रहा है। कांग्रेस पार्टी की शिकायत हुई कि साहब हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, वोट नहीं देखिए कीर्ति निधि जी, इस तरीके देखिए एक मिनट, चलिए ठीक है, बिल्कुल आप वक्त लीजिए, फिर एक मेरा काउंटर, आप बात पूरा करें, फिर मेरा काउंटर 30 सेकंड। हाँ, और जिस तरीके से कभी भी इस देश में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया और वोट साइकिल को चला गया, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वोट कांग्रेस पार्टी को चला गया, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वोट किसी और पार्टी को दिया, ऐसी शिकायत इस देश में कभी नहीं आई। जब भी शिकायत आई तो दूसरी पार्टियों की तरफ से आया कि हमने वोट दिया अपनी पार्टी को, वोट कमल के फूल पे जा रहा। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां है ना, ये कहीं न कहीं सवाल पैदा करती है। एक सवाल मैं जयराम से लेना चाहूंगी। जयराम जी, अब पहले तो आप कहते थे कि पहले के चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता था, अब तो नंबर्स भी साथ है, लेकिन बावजूद उसके इसके प्रोसेस में हो रही गड़बड़ी को लेकर तो ये भी साफ अभी भी बात दोहरा रहे हैं। जयराम, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, देखिए स्पष्ट तौर पर अभी इनसे भी वही सवाल है ना, अभी तो ताजा 37 सीटों पर आप जीते हैं। हाँ। रही बात ईवीएम की, तो आप इतिहास बता रहे हैं, 2004 में आम लोकसभा चुनाव में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी लेकिन विपक्ष जीत गया जी। तो ये चीजें मत कहिए ना, लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 241 सीटों पर रह गई, फिर भी आप कह रहे हैं ईवीएम हैक होगी क्या?
तो इस प्रकार की बातें, ये जनादेश का अपमान है, ये जनता के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। कम से कम अपने पार्टी के समर्थकों को, मतदाताओं को निराश मत करिए। ठीक है, उन्होंने आपके लिए वोट दिया था। ठीक है, इसका जवाब पार्टी और कांग्रेस ये कहना चाहती है कि उनको जितनी सीटें मिली वो ईवीएम हैकिंग के माध्यम से मिली। चलिए ठीक है, इसका जवाब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसका जवाब कांग्रेस से ले लेते हैं। ऋतु जी, बड़ा वैलिड पॉइंट यहां पर उठाया गया है कि इस बार तो विपक्ष भी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ सामने आया। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें आई। और एक और स्टेटमेंट मैं यहां पर सामने रखना चाहूंगा, जो लोकसभा चुनाव के दौरान ही शीर्ष अदालत की तरफ से रखा गया था कि भाई हर एक सिस्टम पर आंख बंद करके अविश्वास करना यह संदेह पैदा करता है। हमारा काम होना चाहिए कि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। वो स्टेटमेंट और अब जो हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा प्रवक्ता की जो दलीलें हैं ना, बहुत हास्यास्पद है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि लगभग 140 सीट ऐसी हैं जिस पर पोल जो है, वोट का जो पोल हुआ है और जो काउंटिंग जो रिजल्ट आया है, उसमें अंतर है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और ये बहुत ही ये गंभीर चीज है कि 140 सीट जो है वो संशय में है, और 140 सीट जो कि संशय में है, जो डाउटफुल है और जिनमें इतना भारी अंतर है, वो ज्यादातर भाजपा जीती है। दूसरी बात, चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम है कि इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और सही तरीके से जो है चुनाव करवाना। लेकिन वो क्या करते हैं? वो मुशायरा करते हैं, वो शायरिया करते हैं। लगातार जो है हमारी शिकायतों के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेते। तमाम विपक्ष जो है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है, कृपया देखिए कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर इस तरह से बोला जा रहा है। ईवीएम को लेकर, भारत में होने वाले चुनावी प्रोसेस को लेकर जब इलेक्शन कमीशन का रुख किया गया है, इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम फैक्ट फाइंडिंग्स के साथ तथ्य सामने रखे गए हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक डिटेल सामने रखी गई है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन सवाल इस बीच में करना चाहूंगी कृष्णा सर आपसे, क्योंकि यहाँ तो आप भले ही इन तमाम फैक्ट्स को रूल आउट कर दें, ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम को अब बैन ही कर देना चाहिए। देखिए, जब सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली में एक डब्बा दिखाया था, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बुलाया, तो 3 पार्टी गए, वो कुछ साबित नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गई, उन्होंने भी खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया, संवाद के लिए बुलाया, ये गए नहीं। अभी किसका गलती है? हमारा गलती है क्या इनका गलती है? जब इलेक्शन जीतते तो ईवीएम मर जाता है, जब इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम जिंदा होता है, ब्लैक बॉक्स बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी जो है, उनका कांग्रेस का हवाई जहाज क्रैश लैंडिंग हो गया है और इसके लिए ईवीएम उनको ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम वो है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और यहाँ का अंतर है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस को ना सामान्य सुप्रीम कोर्ट पर, ना हाई कोर्ट पर, ना इलेक्शन कमीशन पर, ना ईवीएम पर, ना वोटर पर, ना इलेक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर, ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भरोसा है। इन्होंने ईवीएम बनाया। इन्होंने इलॉन मस्क का जिक्र किया। अरे बाबा, यूएसए में वाईफाई कनेक्टेड ईवीएम रहता है, यहाँ पर स्टैंड अलोन बॉक्स है कैलकुलेटर जैसा, ये हैक नहीं हो सकता। पहले इतना तो आप स्टडी करके आ जाओ। बिल्कुल, बात ये है, मैंने शुरू में कहा कि रीप्रोग्रामिंग किसी तरीके से नहीं होती, कोई ओटीपी नहीं होता और ना ही यहाँ पर किसी तरह के वाईफाई एक्सेस की इसके लिए जरूरत होती है। बिल्कुल, और कल हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तरफ से बयान सुना। कीर्तिनिधि जी, मेरा सवाल देखिए आपसे, एक बात बताइए कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत की बात की जाए तो आपने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी जीत कर आई है, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके नेता अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं कि भाई ऐसा सिस्टम जो परेशानियां पैदा करता हो उसे खत्म कर देना चाहिए, यानी ईवीएम को लेकर जो कहा गया, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? देखिए गौड़ा शंकर जी, मैंने कई उदाहरण आपको बताए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही पहले ईवीएम पे सवाल खड़ा किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन से ज्यादा बचाव इलेक्शन कमीशन का कर रहे हैं। प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, शिवसेना गुट के हैं, लेकिन वो बचाव कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। मैं कह रहा हूँ किसी व्यवस्था पे आप जब आम जनमानस के बीच में रहेंगे, गांव में हम लोग जब प्रचार करने जाते थे तो कई पब्लिक के लोग, बुजुर्ग लोग कहते थे कि बाबू वोट तो दिहल जाई लेकिन वोटवा तो भाजपा चल जाई, ईवीएम गड़बड़ी बा, जितबा कैसे सर्जनी। तो इस तरीके के जो आम जनता के सवाल हैं उसका निदान इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, और वो निदान तब है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कृष्णा साहब हो, चाहे कोई हो, ये ईवीएम से चुनाव कराने की जिद पर क्यों अड़े?
क्यों नहीं ईवीएम बैन हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव सारे सब वक्त की कमी है। मुझे इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईवीएम पर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, साफ है सरकार और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने तो जरूर नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन पर ट्रेन हादसे की तस्वीरें अब होंगी आपके सामने। आपको बता दें, कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी की तस्वीरें सामने आई है, जहां एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें, कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि ट्रैक पर थी और पीछे से आ रही मालगाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी और इसी मालगाड़ी की ये बोगी, ये पूरा आप जो देख रहे हैं तस्वीरें आसपास के इलाके की, जहां पर देखिए किस तरीके से उस जो ट्रेन यहां पर थी उसके ऊपर, उसकी बोगी के ऊपर ये चढ़ गई मालगाड़ी और ये इतनी जोरदार टक्कर थी कि आगे की दो बोगियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। और यही वजह है कि इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को किसी तरीके से निकाला जा सके। कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये 3 बोगियां फिलहाल आपको बता दें, अब बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और दोनों ट्रेनों की कई बोगियां पटरी से उतर भी गई हैं, यानी ट्रेन डीरेल हो चुकी है। सुबह 8:45 का वो वक्त था जब रंगापानी रेलवे स्टेशन पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके बाद अब ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, साफ है कि राहत के लिए बचाव कार्य जिस तरीके से किया जा रहा है, करुणा, ये तस्वीरें इस वक्त बता रही है, गवाही है कि आखिर किस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, यहां पर हम साफ देख पा रहे हैं कि इतनी जोरदार टक्कर थी कि ये जो मालगाड़ी की बोगी है, जो कंटेनर है, काफी दूर जाकर गिरा है। कई बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, कई बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और इस तरफ भी यहां पर देखिए वही हाल सुरभि नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोग, पैसेंजर से भरी ये ट्रेन और आगे की जिस तरीके से 2 से 3 बोगियां बताई जा रही हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि ये है मालगाड़ी, ये है मालगाड़ी जो पीछे से आई और इस तरीके से टक्कर मारी कि देखिए किस तरीके से हवा में झूलता हुआ ये डब्बा नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये इंजन नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये बोगी आप देखिए हवा में कैसी झूलती हुई नजर आ रही है। स्पीड कितनी तेज होगी करुणा कि इस इंजन के पीछे 2 बोगियां जिसमें पैसेंजर्स और उसके बाद इतनी स्पीड से आती हुई ये मालगाड़ी कि सीधा ऊपर की तरफ चली गई। इंपैक्ट कोलिजन था क्या, ये सवाल उठता है। और रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर, तस्वीरें देखकर ये सवाल उठता है कि क्या जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, क्योंकि मालगाड़ी बताया जा रहा है वो पीछे से आकर टक्कर मारती है। देखिए, ये मेनली जो माना जा रहा है सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रेन जो रुका हुआ था रविशंकर दत्ता के साथ साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी रविशंकर, हाँ बात पूरा करिए। हाँ, तो ये जो सिग्नलिंग का प्रॉब्लम, मालगाड़ी का रफ्तार 70-80 किलोमीटर स्पीड में रहता है, तो उस स्पीड में आके कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो सकता है वो तो तस्वीर में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, कितनी लोगों की मौत। टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोग को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया, बट उतने जो टीम होना चाहिए मेडिकल टीम, उतना अभी तक मेडिकल टीम आगे पहुंचा नहीं एट टाइम में। और अभी भी आप देख रहे हैं ट्रेन का जो पायलट है अभी अटक गया है, उनको अभी रेस्क्यू करना पड़ेगा। अभी तो हाँ, उनका मौत हो स्पॉट। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है वो एक धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी और पीछे से बहुत तेजी के साथ जो मालगाड़ी है उसने टक्कर मारी और उसके बाद देखिए कैसे जो पैसेंजर ट्रेन उसके डब्बे आसमान में उछल गए। ये देखिए, हमारे सहयोगी करुणा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो यहाँ पर यात्री कह रहे हैं कि अभी तक सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई हैं, यानी क्या अभी भी और वक्त लग सकता है? इस वक्त की स्थिति क्या है कुमार कुंदन, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि अभी तक एम्बुलेंसेस भी नहीं आ पाई हैं और लोगों को अस्पताल पहुंचाना इस वक्त प्राथमिकता है। देखिए, 2-3 बातें मैं बता दूं। सबसे पहले लोकेशन बताऊं, ये न्यू जलपाईगुड़ी से महज 7 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब कि बहुत ही पास है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि आपको जो रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है उसके हिसाब से जो गुड्स ट्रेन है उसने सिग्नल तोड़ा और सिग्नल तोड़ने के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से पुश किया। ये इतना ज्यादा था कि जो गार्ड
वाला बॉगी था वो बॉगी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। उसके बाद एक पार्सल बॉगी होता है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और तीसरी बॉगी को हल्की फुल्की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है। इस पूरे घटना में अभी तक के हिसाब से रेलवे के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 2 लोगों की मौत हुई है। अच्छा। जो भी वहां पे राहत और बचाव कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि इलाका बहुत ज्यादा सुदूर नहीं है। न्यू जलपाईगुड़ी से महज 7 किलोमीटर दूर है रंगापेड़ जो रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे अब तक सारी चीजें जो है पहुंच चुकी है और ऐसा मानना है कि बड़ी कैजुअलिटी इसलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि जो पिछले के 2 बॉगी थे, एक गार्ड बॉगी और दूसरा पार्सल बॉगी, जिसमें कि आम लोग नहीं यात्रा करते हैं, तो इसमें अभी तक 2 लोगों के डेथ की बात हो रही है। आगे और भी जो जानकारी है उसको जुटाई जा रही है। ये आप राहत की जरूर बात कह ले, लेकिन कुंदन, लोगों को जो झटका लगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बोगी ने आके पीछे टक्कर मारी, हवा में झूलती हुई ये नजर आ रही है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीएम ममता ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे से स्तंभ है और साथ ही इस बीच हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि मौके पर रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है। और सबसे जरूरी बात कि दार्जिलिंग में जिस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है, इसके बारे में जानकारी ये मिल पा रही है कि सिग्नल तोड़ा गया, यानी जो इस बीच ट्रेन जिसने पीछे से जोरदार टक्कर मारी है, जिस मालगाड़ी ने टक्कर मारी है, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी जो कुमार कुंदन ने अभी दी है। 2 लोगों की मौत की जानकारी खुद रेलवे की तरफ से दी गई। दार्जिलिंग में जो हादसा हुआ, रंगापानी में जो हादसा हुआ पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। 2 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कई लोग घायल हो सकते हैं। कुमार कुंदन, क्या जानकारी, कैजुअलिटीज की संख्या बढ़ भी सकती है क्या, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे इसको देखते हुए? देखिए करुणा, इसको समझना पड़ेगा टेक्निकली। अगर ट्रेन की अगर बनावट की बात करें तो आप देखते होंगे कि सबसे पिछला बॉगी जो होता है वो गार्ड का बॉगी होता है और इन जनरल गार्ड के बॉगी के बाद का जो बॉगी होता है वो पार्सल बॉगी होता है और उसके बाद जो बॉगी होता है वो स्लीपर बॉगी होता है या फिर जनरल क्लास का कोच होता है। तो अभी जो जानकारी मिली है कि जिस वक्त सिग्नल तोड़ के गुड्स ट्रेन ने टक्कर मारी है कंचनजंगा एक्सप्रेस को, उस समय पीछे की जो 2 बॉगी थी, गार्ड की बॉगी और पार्सल बॉगी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे करुणा कि कैसे एक के ऊपर एक ओवरशूट किया हुआ है बॉगी। तो तीसरी बॉगी जो है, जो जनरल या स्लीपर बॉगी की बात बताई जा रही है, उसमें किस तरह की घटना हुई है, कितनी मतलब लोगों को परेशानी हुई है, इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 बॉगी पूरी तरीके से चकनाचूर हुई है। इसमें एक बात गौर करने वाली है, थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा करना आपको। बालासोर में भी जो घटना हुई थी, बिल्कुल वो बैड सिग्नलिंग की वजह से ही हुई थी और यहाँ भी जो हुई है वो भी बैड सिग्नलिंग की वजह से हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर करता है रेलवे के टेक्निकल सिस्टम पे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि ये कोई ह्यूमन एंगल है या फिर कोई टेक्निकल एंगल है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक 2 लोगों की मौत की बात की जा रही है। करुणा, कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखाएं और वहां मची चीख पुकार सुनिए, किस तरीके से लोग सदमे में आ गए, सहम गए, डर गए। और ये वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से अंदर जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि शुरू की 3 बोगियां, कुंदन इस बारे में एक डिटेल अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे इंजन के बाद पहली बोगी जहां गार्ड, जिसमें गार्ड होते हैं, दूसरी बोगी जिसमें सामान होता है और तीसरी बोगी, हालांकि तीसरी बोगी को क्योंकि ये बहुत जोर से झटका लगा और जाहिर सी बात है लोगों के बीच ये चीख पुकार मच गई और लोग पीछे की तरफ भागने लगे। तेज चीखें, शोर हर तरफ कैसे सुनाई दे रहा था। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बिल्कुल, तो ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए कितना हाई इंपैक्ट ये कोलिजन था कि जो एक बोगी, सबसे आगे वाली बोगी, वो सीधे इंजन के ऊपर जाकर हवा में झूलती है। आप जरा सुनिए चीख पुकार वहां जो मची, जरा सुनिए आप। लगातार बड़े अपडेट भी इस पूरे मामले पर आ रहे हैं, जहां रेलवे की तरफ से भी कहा गया है कि 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा है और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ। ये बड़ा ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल में, जहां पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। ट्रेन की पीछे की 3 बोगियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं वो तस्वीर तो आपको दिखा रहे हैं हम, लेकिन कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी जिसे जोरदार टक्कर मारी गई है, कुंदन हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहां पीछे से जो मालगाड़ी आ रही थी तेज रफ्तार में, उसने सिग्नल तोड़ा है। कुंदन,
निश्चित रूप से सुरभि, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक जानकारी है, सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है और ये मेन लाइन है जो कि बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। जो हेल्प डेस्क बनाया गया है उसमें कटिहार रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन, इसके साथ साथ सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, सबका नंबर फ्लैश किया गया है। इसके साथ ही जो चूंकि एक अच्छी बात यह है कि जहां पे ये ट्रेन हादसा हुआ है वो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एनजीपी सिलीगुड़ी जो है वो वहां से सिर्फ 7 किलोमीटर पर ये रंगापानी जो रेलवे स्टेशन है और इसके पास ये हादसा हुआ है। तो ऐसे में जो लॉजिस्टिक है रेलवे के लिए प्रोवाइड करना उतना मुश्किल नहीं है। अगर एनजीपी की भी बात करें तो अपने आप में एक बड़ा स्टेशन है, कोई छोटा स्टेशन भी नहीं है। लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन इन सब के बीच राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। बिल्कुल। और जो इलाके के बिल्कुल, और जैसा ही कहा जा रहा है कुमार कुंदन की सिग्नलिंग एक बार फिर से जैसा बीते साल उड़ीसा के बालासोर में देखने को मिला, बैड सिग्नलिंग इसकी वजह थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच रविशंकर का हम रुख करते हैं। रविशंकर, क्या जानकारी मिल पा रही? 8:45 पर यह हादसा हुआ, करीब करीब 2 घंटे का वक्त हो रहा है। जो लोग, जो पैसेंजर बोगी, जो तीसरा बोगी है जो इसके इंपैक्ट में आया, क्या सभी लोगों को निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है? रविशंकर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? कुमार कुंदन, यही सवाल आपसे, क्या कुछ पता चल पा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, कोई इंफॉर्मेशन? देखिए करुणा, जो हमें जानकारी मिल रही है प्राइमरली उसमें यह पता चल रहा है कि सबसे लास्ट पैसेंजर बॉगी जो है उससे सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अब वो चोटें कितनी गंभीर है इसके बारे में नहीं बताया जा पा रहा है, क्योंकि आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बड़े स्पीड से कोई किसी चीज को हिट करती है तो जो खड़ी होती है, जो खड़ी चीज होती है या जो भी सब्सटेंस होता है उसमें इंपैक्ट ज्यादा होता है। और चूंकि ट्रेन है, वो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं कई बार तो टक्कर की वजह से एक जगह से दूसरी तरफ टकराते हैं, उसमें भी सिर फूटने और हाथ टूटने जैसी तमाम तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली है। तो जो तीसरी बॉगी है नेचुरली है, उसमें इंपैक्ट ज्यादा है। कितना इंपैक्ट है इसके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं दी गई है। ये इतना जरूर है कि सभी यात्री जानने की कोशिश भी करेंगे। कुंदन, आपके पास आ रही है बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप दे रहे हैं। खबर यह है कि अब एनडीआरएफ और 15 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो एनडीआरएफ की टीम्स के साथ साथ 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, क्योंकि ये जो 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है। आपको बता दें, रेलवे वॉर रूम में इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। और जिस तरीके से इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी सामने आ रही है, रेलवे वॉर रूम में मंत्री भी मौजूद बताए जा रहे हैं। अब मालगाड़ी ने जिस तरीके से 2 बोगियों को जोरदार टक्कर मारी है, इसमें एक पार्सल वैन थी, दूसरा गार्ड कोच था और उसके बाद पैसेंजर्स वाला वो कोच जिस पर लगी जोरदार टक्कर। और झटके के बाद ही माना यह जा रहा है कि कुछ लोग घायल जरूर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी। फिलहाल खबर यही है कि 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है और रेलवे वॉर रूम में जारी इमरजेंसी मीटिंग के बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी कुंदन? कुंदन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे सहयोगियों से बात करें उससे पहले ये आवाजें जरा सुनिए किस तरीके से उसके मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और रेलवे का जो वॉर रूम बनाया गया है उसमें वो पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की जो हेल्पलाइन की चीजें हैं वो सही तरीके से एस्टैब्लिश हुई है या नहीं हुई है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, जो ट्रेन का अगला हिस्सा है, जो बचे हुए हिस्से हैं, क्या उसको आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की तमाम तरह की चीजें। और वहां पे जो ट्रैक को सुचारू रूप से करने का काम बहुत जरूरी है। सुरभि, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये वही मुख्य ट्रैक है जो नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से जोड़ता है और ये ट्रैक अपने आप में सामरिक दृष्टिकोण से और तमाम तरह की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि खुद रेल मंत्री रेल भवन में आके और वॉर रूम में आके चीजों का जायजा ले रहे हैं। और पहली कोशिश ये है कि चाहूंगी क्योंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी के बाद जो हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं वो भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर अब 15 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं, एनडीआरएफ की टीमों को भी रवाना किया जा चुका है। रेलवे वॉर रूम में इमरजेंसी मीटिंग भी की जा रही है और रेलवे वॉर रूम में खुद मंत्री भी मौजूद बताए जा रहे हैं।